जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित किए गए हैं उसके संबंध में। इसके पूर्व भी मैंने महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, कृपया आप लोग उसको जरूर देखें। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के महत्वपूर्ण निर्णय के जो लेटेस्ट निर्णय 2014, 15, 16, 17, 18 में दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे करके सारे विषय पर मैं वीडियो बनाऊंगा, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं उस पर। इसके पश्चात मैं प्रोसीजरल लॉ पे वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ना तो कभी आपको वो बुक में मिलेगा ना ही किसी कोचिंग में मिलेगा। मैं तुलनात्मक जो भी प्रोसीजर होता है उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। आते हैं विषय पर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 जो है उस पे एक केस है अमरनाथ अरोड़ा बनाम राजस्व परिषद लखनऊ एवं अन्य सन 2019 का। ये नामांतरण के लिए आवेदन पत्र से संबंधित निर्णय है। इसमें कहा गया है कि नामांतरण के लिए आवेदन पत्र तब तक नहीं होगा जब तक कोई व्यक्ति भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं कर लेता है। इसलिए नामांतरण कार्रवाइयों को कब्जे के आधार पर निर्णित किया जाता है जिसे वैध कब्जा होना है, और इसके कारण नामांतरण का आदेश देने वाले न्यायालय के लिए कब्जे के संबंध में निष्कर्ष प्रदान करना आवश्यक है। और जब तक न्यायालय किसी पक्षकार के कब्जे के बारे में स्वयं संतुष्ट होने में समर्थ न हो तब तक न्यायालय इसके बारे में संक्षिप्त जांच के द्वारा सुनिश्चित नहीं करेगा कि इसके लिए सर्वोत्तम रूप में हकदार कौन है। तो यह बात धारा 34 पर आधारित है। अमरनाथ अरोड़ा बनाम राजस्व परिषद लखनऊ के मामले में कहा गया था सन 2019 में, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब तक उसका मौखिक या जमीनी रूप से जांच न कर ली जाए तब तक केवल दस्तावेज देख करके ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा कि कौन इस पे सर्वोत्तम कब्जा रखने के लिए हकदार व्यक्ति है। धारा 38 पर आधारित एक मोहम्मद वैस बनाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कलेक्टर रायबरेली, ये भी 2019 का मामला है। इसमें 2 बातें कही गई हैं। एक तो अभिलेख में अविवादित प्रविष्टि के सुधार के लिए आदेश पारित करने की शक्ति बताई गई है, और दूसरा बताया गया अभिलेख की प्रविष्टि की त्रुटि को सुधारने की शक्ति बताई गई है। दोनों शक्तियां धारा 38 के तहत हैं, और इसको बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की इस धारा के प्रावधान के अनुसार यदि अभिलेख में अविवादित त्रुटि का सुधार था तब राजस्व निरीक्षक को अभिलेख में अविवादित प्रविष्टि के सुधार के लिए आदेश पारित करने के लिए सशक्त किया गया है, और उसकी यह शक्ति इस धारा में निहित है। ये धारा 38 की बात है। अब धारा 59 पर एक 2017 का मामला है प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। इसमें कहा गया है कि जहां तक आबादी स्थलों के बंदोबस्त का संबंध है, संहिता 2006 की धारा 67 क की उपधारा 1 सपठित नियमावली 2016 के नियम 67(1) में यथांतरविष्ट प्रावधान यह दर्शाते हैं कि भूमि जो संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट की गई हो, अर्थात 2006 की धारा 59 की उपधारा 2 के खंड 1 के अधीन आच्छादित भूमि तथा धारा 64 के अनुसार अधिमान के क्रम में व्यक्तियों को आबादी स्थलों के आवंटन के प्रयोजन के लिए चिन्हित की जा सकती है। तो ये जो बात कही गई है 59 में, वो उन जमीनों की बात कह रही है जो आबादी की घोषित कर दी जाएगी, या राज्य सरकार को जो संपत्ति होती है उसको आबादी को दे दिया जाएगा, और वह आबादी की संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को भी अलॉट किया जा सकता है। यही बात इस केस में कहा गया है प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सन 2017 के मामले में। अब धारा 60 पर एक केस है भोलेनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 का। इसमें भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि धारा 60 के अनुसार यह भूमि प्रबंधक समिति है जो ग्राम सभा की ओर से अर्थात धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को न्यस्त की गई अथवा न्यस्त किए जाने के लिए समझी जाने वाली सभी भूमि अथवा अन्य चीजों अथवा जिस पर ग्राम पंचायत इस संहिता अथवा तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के अधीन कब्जा लेने का हकदार है के अधीक्षण, परीक्षण, परिरक्षण, प्रबंधन तथा नियंत्रण से प्रभावित होगी। यह बात भोलेनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सन 2016 में कहा गया था। अब उसी केस में एक और बात कही गई है, वसूली तथा
वसूली अथवा बेदखली के बारे में सूचना जारी करना। ये कहा गया संहिता की धारा 67 की उपधारा 2 यह प्रावधान करती है कि उपधारा 1 के अधीन सूचना की प्राप्ति के पश्चात अथवा अन्यथा यदि सहायक कलेक्टर को यह समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी संपत्ति को क्षतिग्रस्त अथवा दुर्विनियोजित किया गया है अथवा कोई व्यक्ति इस संहिता के प्रावधानों के अतिलंघन में उस धारा में निर्दिष्ट किसी भूमि के अधिभोग में है, तब वह संबद्ध व्यक्ति को यह कारण दर्शाने के लिए सूचना जारी करेगा कि ऐसी क्षति, दुर्वियोजन अथवा सदोष दखल के लिए सूचना में निर्दिष्ट धनराशि से अनधिक उससे क्यों न वसूल किया जाए और उसे ऐसी भूमि से क्यों न बेदखल कर दिया जाए। ये जो सूचना देने का अधिकार है, यानी कि पावर जो है प्रोसेस जारी करने का, ये सहायक कलेक्टर को अधिकार प्रदान करता है धारा 67 में। और इसी केस में भोलेनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में ही ये बात कही गई थी। अब एक केस है दयाराम यादव एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य, ये भी 2016 का मामला है। इसमें भी धारा 67 से संबंधित बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि धारा 67 के अधीन आदेशों का अप्रवर्तन गंभीर विषय है, क्योंकि यह प्रशासन की ओर से अपराधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के लिए आदेशों के अनुपालन में प्रवर्तित करने के कर्तव्य की अवहेलना की कोटि में आता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम सभा की जमीन पर या आबादी की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, तो सहायक कलेक्टर का ये कर्तव्य बनता है कि उसको नोटिस दे और नोटिस के उपरांत उस पर जो भी कार्रवाई करना है अतिक्रमण हटाने के लिए किया जा सकता है और उसका कर्तव्य है। यह बात कहा गया था दयाराम यादव एवं 2 अन्य के मामले में सन 2016 में। और यदि नहीं करता है तो कर्तव्य की अवहेलना की कोटि में आएगा। यही बात इस केस में कहा गया है। अब धारा 72 पर एक केस है मनोज कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य सन 2018 का मामला है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अथवा कलेक्टर की अनुमति के लिए परिस्थितियां क्या हैं। तो धारा 72 और 73 के प्रावधानों के संयुक्त वाचन पर यह स्पष्ट है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबंधक समिति कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना संहिता की 2006 की इस धारा के अधीन नियुक्ति से भिन्न किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त नहीं करेगी। यह बात कहा गया है मनोज कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कि जो 72 के तहत जो है जो किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करने की बात आती है, तो ये कह रहा है कि वो प्रबंध समिति कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना, माने कलेक्टर की अनुमति लिए बिना किसी को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अब उसी केस में जो आगे की बात है उसी को बताया गया ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व, यानी कि वो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व भी करेगा जो नियुक्त किया जाएगा व्यक्ति। धारा 78 पर एक केस है श्रीमती ज्ञानमती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सन 2017 का मामला है। इसमें आसामी की परिभाषा दी गई है। कहा गया 78 के अनुसार उसमें दिए गए वर्गों से संबंधित किसी व्यक्ति को आसामी कहा जाएगा और उसे सभी अधिकार प्राप्त होगा और वह संहिता के द्वारा अथवा उसके अधीन ऐसे आसामी पर प्रदत्त अथवा निरूपित सभी दायित्वों के अधीन होगा। तो ये बात श्रीमती ज्ञानमती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा गया है। अब धारा 98 पे बुद्धि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य सन 2018 के में कहा गया था कि धारा 98 को धारा 1 का अवलोकन यह व्यक्त करता है कि अनुसूचित जाति का भूमिधर लिखित में कलेक्टर की अनुमति के सिवाय अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति को छोड़कर किसी व्यक्ति को भूमि का विक्रय नहीं कर सकता है। यह परंतु अनुमति प्रदान करने की शर्तों को प्रतिपादित करता है। यह बात जो है बुद्धि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में कहा गया था। 98 को हूबहू इसमें परिभाषित किया गया। अब 99 धारा 99 से संबंधित इंद्रजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव राजस्व सिविल सचिवालय लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं अन्य सन 2019 में कहा गया है कि भूमि के अंतरण के लिए पारित किए गए आक्षेपित आदेश को आपस्त भी किया जा सकता है। यानी कि चूंकि भूमि को अंतरित करने के लिए आक्षेपित आदेश पारित करने के पहले आवेदक को जांच अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करने के लिए सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए आक्षेपित आदेश को आपस्त किया गया और उसके विरुद्ध रिट याचिका को तदनुसार अनुज्ञात किया गया। यानी कि जो धारा 98 और 99 में अनुमति लेने की बात कही गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो अनुमति जो व्यक्ति लेने वाला है उसकी बिना सुनवाई के ही कोई आदेश पारित कर दिया जाएगा। ऐसा है तो उसको रिट याचिका में
अपास्त किया जाएगा। यही बात इंद्रजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव राजस्व सिविल सचिवालय में कहा गया है सन 2019 में। अब जो हम लोग पूर्व में पढ़े हैं श्रीमती ज्ञानमती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये 108 से भी संबंधित है यही धारा। ये केस जो है ये बताता है कि व्यक्तियों की 3 श्रेणियां, धारा 108 अपनी परिधि में व्यक्तियों की 3 श्रेणियों को आच्छादित करती है जिनके भू जोत में अधिकार उसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों के निबंधनों उनके वारिसों पर न्यायगत होते हैं, और ये श्रेणियां हैं भूमिधर, आसामी और सरकारी पट्टेदार। ये श्रीमती ज्ञानमती के ही मामले में 3 श्रेणियों को बताया गया धारा 108 के परिप्रेक्ष्य में, चौथी कोई श्रेणी नहीं है। अब इसको ध्यान देने की बात है, जब आप बेर एक्ट पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धारा 128 से संबंधित नौमी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सचिव राजस्व सचिवालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये 2018 का मामला है, और इसमें कहा गया है कि आवंटन को निरस्त करने की कलेक्टर की शक्ति है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 128 जांच के पश्चात ऐसे आवंटन अथवा पट्टे को निरस्त करने के लिए प्राधिकार कलेक्टर में निहित करती है। यही बात धारा 128 में भी है, और धारा 28 को नौमी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सन 2018 में पुष्टि भी कर दिया गया। अब एक केस है धारा 131 पर आधारित है, महेंद्र एवं एक अन्य बनाम अपर आयुक्त एवं अन्य सन 2019 का मामला है, और इसमें कहा गया है किसी भूमि अथवा संपत्ति से व्यक्ति की बेदखली के लिए कि संहिता की इस धारा के प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भूमि अथवा संपत्ति से बेदखल करने के पहले सूचना आवश्यक है। चूंकि आक्षेपित आदेश याची को किसी सूचना के बिना पारित किया गया था, इसलिए बेदखली के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया गया और उसके विरुद्ध याचिका को तदनुसार अनुज्ञात किया गया। यानी किसी को बेदखल किया जाएगा तो उसके पहले उसको सूचना जरूर दिया जाएगा। यदि बिना सूचना दिए कोई आदेश पारित किया जाता है तो अवैध माना जाएगा। यही बात महेंद्र एवं एक अन्य बनाम अपर आयुक्त एवं अन्य सन 2019 के मामले में कहा गया था। अब धारा 183 से संबंधित एक केस है अनूप अग्रवाल उर्फ अनूप कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर खारी एवं अन्य सन 2019 का मामला है। इसमें आपत्तियों को सुनने की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 183 कुर्की के विरुद्ध आपत्तियों को सुनने के लिए कलेक्टर में शक्ति निहित करती है, इसलिए न्यायालय इसके बारे में कोई निष्कर्ष प्रदान करने से प्रवृत्त रहता है कि क्या याचीगण को उस भूमि में जिसे दिनांक 27/12/2018 की विक्रय की घोषणा के निबंधनों में नीलाम विक्रय किया जाना है कोई हित प्राप्त है, और इसलिए कलेक्टर के लिए याची की आपत्ति पर विचार करना उपयुक्त होगा। यानी कि जो कलेक्टर को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है उसके बारे में 183 को ये पुष्ट किया गया है अनूप अग्रवाल उर्फ अनूप कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर सन 2019 के मामले में। अब धारा 206 पर आधारित एक जाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है, सन 2017 का मामला है। इसमें जो जुरिडिक्शन की बात कही गई है 206 में, धारा 206 में, वही बात इस केस में भी कहा गया है, यानी कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी या राजस्व क्या नाम है कि अन्य न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। ये बात जो कही गई है धारा 206 में, वही बात जाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भी पुष्ट किया गया है। 210 से संबंधित धारा जो 210 है उससे संबंधित एक केस है विजय कुमार गुप्ता बनाम दिनेश कुमार शर्मा, सन 2019 का मामला है। इसमें पुनरीक्षण की पोषणीयता पे बताया गया है कि इस धारा के प्रावधान के अनुसार पुनरीक्षण केवल उन मामलों में ही दाखिल किया जा सकता है जिसमें कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकती है। यानी कि जिस मामले में अपील नहीं होती है उसी में पुनरीक्षण ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह बात विजय कुमार गुप्ता बनाम दिनेश कुमार वर्मा के मामले में सन 2019 में कहा गया है धारा 210 के परिप्रेक्ष्य में। अब आते हैं धारा 212 के परिप्रेक्ष्य में एक केस है शारदा सिंह एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, सन 2018 का मामला है और 9 अक्टूबर 2018 को निर्णित किया गया है। इसमें कहा गया है कि अंतरण आवेदन पत्र को नामंजूर करते हुए कलेक्टर के आदेश की वैधानिकता, यानी कि यदि विरोधी पक्षकार के द्वारा दाखिल किए गए अंतरण आवेदन पत्र को नामंजूर करते हुए कलेक्टर का आदेश को प्रकट न किया गया हो
अथवा अंतरण आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट रूप में उल्लिखित न किया गया हो, जिसे राजस्व परिषद के द्वारा अनुज्ञात किया गया हो, तब उसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। यानी कि ये बहुत माइनर त्रुटि इसको माना गया है। इसमें शारदा सिंह एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अन्य के मामले में, जबकि एक प्रकार से मिसलीड करने वाली बात है, फिर भी न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने इस बात को माना है कि नहीं, ये मिसलीड नहीं है, तो हम लोग को भी मानना है कि नहीं है। अब एक केस और है 214 पर आधारित बृजभूषण राय एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, ये 2018 का मामला है। इसमें कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता सन 1908 और परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों की प्रयोज्यता, मतलब जो कोई भी उसमें प्रावधान है उसको एडाप्ट किया जाएगा। इसमें धारा 214 में जो बातें कही गई हैं उसको यथावत लागू किया जाएगा। ये बृजभूषण राय के मामले में कहा गया था। अब इस प्रकार से भू राजस्व से संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है उससे संबंधित लगभग इम्पॉर्टेंट जो भी निर्णय रहे हैं उसको हमने बोल दिया है। आप लोग इसको वीडियो को पास कर करके गूगल पे या जिसके भी माध्यम से हो सकता है आप लोग एक बार इसको पूरा जो है पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं पुनः हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और अभी तक मेरे इस चैनल को किसी व्यक्ति द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया तो रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कोताही न करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।